पार्टियों में घमासान मचा हुआ है, इसकी वजह क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तमाम पहलुओं पर हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय अपने मेहमानों से हम करवा देते हैं। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. दत्ता, जो कि वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। दत्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, जेडीयू नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका भी। हमारे साथ मौजूद हैं जयवीर शेरगिल, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शेरगिल जी आपका। और भोपाल में हमारे साथ मौजूद रहेंगे अनिल सौमित्र जी, जो कि आरएसएस के विचारक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, हर पहलू पर बारीकी से निगाह रखे हुए हैं जिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर नवीन कुमार, उनकी भी राय जानेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कलह के बादलों से घिरी हुई है। खींचतान की इस कहानी में सबसे पहले वाराणसी सीट और मुरली मनोहर जोशी का नाम आया। जोशी के बाद लालजी टंडन, और अब इस फहरिस्त में नया नाम शामिल हुआ है कलराज मिश्र का। कलराज कानपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस सीट से बीजेपी मुरली मनोहर जोशी को उतारने का मन बना रही है। पहले वाराणसी सीट पर हंगामा, फिर लखनऊ सीट बनी मुद्दा, अब कानपुर सीट पर कोहराम। बीजेपी में जिताऊ सीट को लेकर घमासान। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम दल जहां जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं, वहीं बीजेपी के कुछ दिग्गज नेता उन सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां से चुनाव लड़ते ही उन्हें अपनी जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। पहले मुरली मनोहर जोशी वाराणसी सीट पर खींचतान करते दिखे, और अब इस फहरिस्त में अगला नाम जुड़ गया है लालजी टंडन और कलराज मिश्र का। लालजी टंडन और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह में लखनऊ सीट को लेकर ठन गई है। लखनऊ से वर्तमान सांसद लालजी टंडन ने साफ कर दिया है कि ये सीट वो सिर्फ पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए छोड़ सकते हैं। ना मुझे मना किया, ना किसी ने ऑफर किया कि वो लड़ेगा। मोदी के बारे में मैंने स्वयं अपनी तरफ से कहा कि जब उनका बहुत पहले से कि अगर वो यहां से लड़ते हैं तो मुझे खुशी होगी, और मैं देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके पूरी तरह से अपनी शक्ति लगाऊंगा। उनके लिए मुझे यहां से लड़ाने में कोई आपत्ति नहीं। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी अंदरूनी खींचतान से घिरी नजर आ रही है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का कहना है कि सब कुछ ठीक है। प्रत्याशियों का जहां तक संबंध है, प्रत्याशियों के बारे में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही फैसला करती है, कोई व्यक्ति फैसला इसका नहीं कर सकता। इसलिए इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बारे में भी जो फैसला करना होगा वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही करेगी। लखनऊ सीट को लेकर लालजी टंडन और राजनाथ सिंह के बीच खिंची तलवारें अभी म्यान में आई भी नहीं थी कि बीजेपी में पार्टी के दिग्गज नेता कलराज मिश्र ने कानपुर सीट से चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया। हाँ, मैं कानपुर से निश्चित रूप से पहले से तैयारी भी कर रहा हूं और मन भी बनाया हूं। पार्टी के नेतृत्व के कहने के आधार पर ही बनाया हूं, लेकिन जो भी केंद्रीय चुनाव समिति फैसला लेगी वो स्वीकार होगा। कलराज मिश्र ने कानपुर सीट से दावेदारी तो पेश कर दी है, लेकिन कलराज की ख्वाहिश ने बीजेपी को एक बार फिर पसोपेश में डाल दिया है। लेकिन बीजेपी की अगुवाई करने वाले नेता उन सीटों पर घमासान करने में लगे हैं जहां से जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो देखिए आपने रिपोर्ट, जिस तरीके से नेताओं के बयान सामने आ रही हैं और अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि सीटों को लेकर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। सवाल कई हैं बीजेपी को लेकर, और कहा तो यह भी जा रहा है कि आरएसएस की देखरेख में पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आरएसएस का इतना होल्ड है, फिर स्थितियां ऐसी क्यों हैं? सीधे हम रुक करेंगे। अनिल सौमित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्या वजह आपको नजर आती है इस घमासान की? क्या पार्टी में कम्युनिकेशन गैप है, या फिर जो नेता हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं का टकराव है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक लोकतांत्रिक पद्धति है भारतीय जनता पार्टी में, और जैसा कि पार्टी अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि सारे निर्णय जो टिकट बंटवारे से संबंधित या निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जो निर्णय होना है, तो सारे निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति ही करेगी, चाहे वो पार्टी अध्यक्ष के बारे में हो या किसी सामान्य उम्मीदवार के बारे में। और अगर कोई बैठक होती है केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें अगर कोई चर्चा होगी, कोई बात होगी, कोई किसी ने अपनी दावेदारी अनिल जी, अभी आपने सुना कलराज मिश्र जी कह रहे हैं कि कानपुर से लड़ने की तैयारी है, वो तैयार काफी समय से तैयारी कर रहे हैं कानपुर से लड़ने की।
ऐसे में तो सवाल उठना लाजमी है कि जब पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रही है तो क्या पार्टी तमाम पहलुओं पर गौर नहीं कर रही? क्या पार्टी के बीच कम्युनिकेशन नहीं है जो इस तरीके से पार्टी फोरम के बाहर चीजें कही जा रही हैं? या फिर यह भी कहा जाए कि जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो ऐसा स्थान क्यों तलाश रहे हैं जहां से कि उनको लगता है केवल जीत सुनिश्चित हो जाए? अब नहीं, ये तो एक बात, चूंकि नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की एक उसके सकारात्मक एक हवा है, एक वातावरण है, इसलिए दावेदारी करना स्वाभाविक है। और दावेदारी अगर कोई करता है इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। कोई भी राजनीति में है, चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव लड़ रहा है तो दावेदारी करेगा। कुल मामला ये है कि पार्टी उसके बारे में क्या निर्णय करती है, और उसके बारे में कोई धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके बाहर में कोई बात कह, ऐसी बात तो कहीं दिख नहीं रही है। अनिल जी, क्या मोदी की तमाम लहर के दावों के बावजूद पार्टी नेताओं को कहीं ना कहीं डर है कि चुनाव में नतीजा कुछ भी हो सकता है? क्या पार्टी नेता अपने आप को लेकर या पार्टी की हवा को लेकर आश्वस्त नहीं है, लिहाजा वो ऐसी सीटों की मांग कर रहे हैं जहां पर उनको लगता है कि उनका समीकरण सही है? सावधानी और सतर्कता को डर नहीं कहना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई बड़ा नेता है या छोटा नेता है या कार्यकर्ता है, अगर निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पार्टी की सावधानी और सतर्कता बरत रहा है और उसके लिए पूरी तैयारी करने की कोशिश करता है तो इसको किसी तरह का डर नहीं चाहिए। नहीं, कि जिस प्रकार से जो देखा दिग्गज नेता है केवल वही पशुपेश में है, वो अपना स्थान बदलना चाहते हैं जी। वो अपना स्थान क्यों बदलना चाहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अरुण जी, क्या लगता है कि यही कारण है, और ये जैसा जो रोग भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है वो जनता दल यूनाइटेड को भी लग रहा है, क्योंकि आप उसके महामंत्री हैं? देखिए, जो दिखाई दे रहा है, हम लोग मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे अनुशासित पार्टी है और उसमें टिकटों के बंटवारों के लेकर के आज तक कभी विवाद हुआ नहीं था। लेकिन अभी पिछले 2 साल लेकिन विवाद तो पहले भी होते रहे हैं, बहुत से नेताओं ने पार्टियां भी छोड़ी हैं, बदली भी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी सभी दलों में हुआ। लेकिन इस बार ऐसा क्या कि जो दिग्गज नेता हैं वो अपनी जगह तलाश रहे हैं, बदलना चाहते हैं, जिस स्थान पर हम वहां से छोड़ना चाहते हैं, आखिर क्यों? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई, जैसे मान लीजिए जोशी जी हैं, अब वो बनारस से चुनाव लड़ते थे, मोदी जी को लगता होगा कि हम वहाँ चुनाव लड़े तो पूरे 2 स्टेट में और पूर्वांचल की सीटों के में उनको हवा बहेगी, और जोशी जी को ट्रांसफर करना चाहते हैं कानपुर। अब ये उनके पार्टी के अंदर का मामला है, मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं लग रहा है। लेकिन यह जरूर मुझे दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी अब लोग बोलने लगे हैं, और कहीं न कहीं उनके अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में कहीं न कहीं मतलब जो है अनुशासन कम हुआ है। अरुण जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो जेडीयू में जिस प्रकार से पिछले समय का जो ग्राफ अगर आप देखें, रामकृपाल यादव महत्वपूर्ण नेता और वो चाचा लालू जी के भाई, उनको पार्टी छोड़ने की नौबत आ गई। वो चुनाव लड़ना चाहते थे, वहाँ से उनकी मीसा को चुनाव लड़ा रहे हैं लालू जी अपनी बेटी को। क्या जेडीयू में इस प्रकार का रोग नहीं लग गया है? देखिए, अभी जनता दल यूनाइटेड में अभी तक किसी सीट पे ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन आरजेडी में जरूर उनके बड़े नेता, जितने भी प्रभावशाली नेता हैं, वो सब कहीं न कहीं परिवारवाद के नाते ग्रसित हुए हैं। अब रामकृपाल यादव हमारे बहुत पुराने साथी हैं, और हालांकि उनका अभी 3 साल बाकी है राज्यसभा में, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर लालू जी मीसा को लड़ा रहे थे वहाँ पे तो उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, वो तो कहते हैं कि सब तो नीतीश कुमार करवा रहे हैं। अब अगर नीतीश कुमार इतने ताकतवर हैं कि उन्हीं के इशारे पे सभी पार्टियों में हो रहा है तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? फिर अब नीतीश सवाल इस कुमार बात को, का कि आप परिवारवाद चलाइए, आप अपनी बेटी को चुनाव लेकिन लड़वाइए। नीतीश कुमार को उन्हीं के अपने विधायक क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? कौन हमारा विधायक छोड़ जा रहा है? हमारा कोई विधायक नहीं छोड़ जा रहा है। आपके प्रवक्ता कौन? शिवानंद तिवारी जी, वो छोड़ के नहीं गए हैं। मैं हालांकि सहमत नहीं हूं अपनी पार्टी से ही कि शिवानंद तिवारी जी को मतलब हमारे सम्मानित नेता रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने एक बयान दिया और उसकी वजह से उनको पार्टी से निकाला गया है, छोड़े नहीं हैं।
और जो 4 और एमपीज को निकाला गया है, ये चारों एमपी पिछले 2 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें ये लोग अपने परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहते थे, और उस समय ही हमारी पार्टी ने निर्णय लिया था कि किसी भी एमपी के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके बावजूद इन लोगों ने इंडिपेंडेंटली अपने परिवार के लोगों को लड़ाया और जिताया, हराया। उसके ऊपर उन लोगों को सस्पेंड किया गया था 2 साल पहले ही, और उनको अब निकाला गया है। चलिए अरुण जी, लौटते हैं आपके पास, सीधे हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ जयवीर शेरगिल जी भी मौजूद हैं। कांग्रेस भी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों में अगर देखें तो कांग्रेस की फहरिस्त काफी लंबी है। जब दल बदल कांग्रेस के अंदर हुआ है, कई दिग्गज नेताओं ने जो 3 दशक तक पार्टी का झंडा थामे आगे चलते रहे, विरोधियों पर निशाना साधते रहे, वो आज इस कदर आहत नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि उनकी अनदेखी की गई है। शेरगिल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस घमासान पर? आनंद जी, इस मुद्दे पे मैं 4 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपने जो बात की दल बदल और जो लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, शुरू में आपने सही कहा। इसके देखिए कोई एक जेनरिक रीजन या जनरल रीजन नहीं हो सकता। कई लोग निराश होते हैं, कईयों की एम्बिशन होती है, कईयों के आइडियोलॉजी डिफरेंस हो जाते हैं, कई शॉर्ट टर्म गेम देखते हैं। तो हर कैंडिडेट जो या मेंबर तमाम वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस किस्म की जो बातें आती है चुनाव के समय क्यों? चुनाव करीब है और उसके समय ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं इसको समझता हूं चुनाव के करीब। मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं कि इसको एक एम्बिशन या शॉर्ट टर्म गेम, अगर आज आपको टिकट नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? अगर आपने क्या आपका रिवॉर्ड सिर्फ टिकट मिलना है? आप अगर 10 साल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आप मुझे टिकट नहीं देंगे तो मैं निराश हो जाऊंगा। तो वो एक जनरल रीजन। दूसरी बात मैं अहम कहना चाहूंगा जो आजकल हो रहा है, आने वाली जो पॉलिटिक्स है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और ट्रांसपेरेंसी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। बीजेपी का अगर केस देखें, देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पॉलिटिकल पार्टी में हो सकता है, पर उसका कारण क्या है वो अहम बात है। इधर क्या हो रहा है, 2 लोग फैसला लेते हैं और बाकियों को आके बता देते हैं ये फैसला आप मानिए। अटल जी के बाद और मोदी जी के आने के बाद एक बीजेपी में स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया है। वो कलेक्टिव लीडरशिप से एक व्यक्ति विशेष पार्टी हो गई है। ये वो जो तो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र है, अपनी इंपॉर्टेंस जताना चाहते हैं। लोकतंत्र है, लिहाजा हर आदमी अपनी बात सामने रख रहा है। ये नहीं जयवीर सिंह, आपसे ये भी जानना जरूरी है, जिनको आपने टिकट दी, जैसे भिंड से डॉक्टर भागीरथी प्रसाद को आपने टिकट दी और टिकट अपना उम्मीदवार बनाया, उसके बाद भी वो पार्टी छोड़ करके चले गए। 30 देखिए आनंद जी, आप उदाहरण दे रहा हूं, सुषमा स्वराज जी क्या कह रहे हैं, रामविलास पासवान जी के साथ अलायंस हुआ, क्यों हुआ? विनोद शर्मा एचजेसी ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। उधर से जब आरएसएस ने मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया, इनके भीषम पताना एलके अडवाणी। तो सब कारण ये दे रहे हैं कि मुझे अपनी पार्टी में इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। 2 लोग एक पीएम का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी भूल गए हैं। चाहे इनकी प्री पोल अलायंसेस देख लीजिए, कमल का फूल बिल्कुल ही गायब हो गया है, सिर्फ नरेंद्र मोदी रह गए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अपने इस जुनून में या डेस्परेशन में कि मोदी पीएम बने, बीजेपी इस पूरे सीन से गायब हो गई है। चलिए मोदी शेरगिल साहब लौटते हैं आपके पास, हम सीरियल कर लेते हैं डॉक्टर एसके दत्ता का आइडेंटिटी रही। डॉक्टर साहब, आप किस तरीके से इस चीज का विश्लेषण करते हैं? क्या ये एक पॉलिटिकल एक सिंबल भी या संकेत भी इसको आप मानते हैं कि क्योंकि नेता अगर महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, अपने निजी हितों के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ये एक पॉलिटिकल संकेत भी है कि चुनाव के बाद नतीजों को लेकर शायद वो आश्वस्त हैं जिसके साथ वो जुड़ रहे हैं? मैं इसको 2-3 परिप्रेक्ष्य में 2-3 एंगल के हिसाब से देखता हूँ। सबसे पहले हमें अगर मूल्यांकन करना है भाजपा में जो घमासान हो रहा है या फिर कांग्रेस में जो घमासान हो रहा है, उसका रूपरेखा क्या है और किस वजह से हो रहा है घमासान। कांग्रेस से जो एक्सोडस हो रहा है वो एक तरह से पलायन है। कांग्रेस से पलायन इसलिए है क्योंकि सबको पता है कि जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी है यूपीए सरकार के विरोध में पूरे देश भर में, और असेंबली इलेक्शन उसका जीता जागता उदाहरण है जिस तरह से साबित हुआ है। तो कई सारे दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के जिनको लगता है कि शायद कांग्रेस में रह के अगर चुनाव लड़ते हैं तो शायद सीट बचा नहीं पाएंगे, और इसलिए तलाश रहे हैं ग्रीनर पैस्चर। ग्रीनर पैस्चर किस तरफ? एक्सोडस हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, कांग्रेस की तरफ से। तो ये मैं इसको एक राइजिंग सन सेटिंग सन की सिंड्रोम बताता हूँ।
जी, कि संकेत, एक वो तरफ संकेत, सेटिंग सन जी। है, एक तरफ राइजिंग सन जी। है। राइजिंग सन के चलते भी एक्सोडास और घमासान हो रहा है भाजपा के अंदर। जो चीज हो रहा है भाजपा में, इसलिए इस तरह का घमासान लगा हुआ है और बड़े जितने सारे नेता हैं आपस में इसलिए लड़ रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का लहर, चाहे उसको हम लोग माने या नजरअंदाज करें, पर हकीकत है कि है ये लहर पूरे देश भर में। उस लहर में किस हिसाब से और किस मात्रा से और किस परिपक्ष में जीत हो और कितने बड़े पैमाने पे जीत हो, वो चीज मुख्य कारण है जिसके चलते इतना ज्यादा घमासान बड़े नेताओं के बीच में लगा लेकिन हुआ है। डॉक्टर दत्ता, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से कहते हैं कि बड़े लहर है, ठीक है, लेकिन जो दिग्गज नेता है, बड़ा व्यक्तित्व है, वो अपनी सीट के लिए क्यों इतना घबराया हुआ है? वो उस पर आश्वस्त क्यों नहीं है कि जीत जाएगा? मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे कि दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, वो अब जहाँ से चुनाव लड़ते हैं लेकिन उनका प्रभाव इतना नहीं कि अपने आसपास की भी 4 सीट जिता पाए, पर वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो सेफ सीट चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति सभी जगह है। आपको लगता नहीं कि जो ये स्थिति है उन नेताओं में जो जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको पार्टी केवल इसलिए लेके चलना चाहती है क्योंकि वरिष्ठ हैं, या फिर लगता ये है कि ये एक इस समय वो ये सोच रहे हैं कोई भी सीट मिले जिससे संसद तक पहुंच जाए? नहीं, मैं समझता हूं कि एक तो है कि हमारे देश में ये एक अजीब तरह का विडंबना है। वरिष्ठ है तो सारी चीजें मानने पड़ेगा, बाध्यनीय है। ये कांग्रेस में भी ये परंपरा है, भाजपा में भी ये परंपरा है। ये जो वरिष्ठता का जो एक सिंड्रोम है राजनीति में, मैं समझता हूं कि भारत का रूपरेखा समझना चाहिए आज के डेट में। उदारीकरण के बाद जिस तरह से राजनीतिक रूपरेखा बदला है पूरे देश में, उस चीज को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ लोग अगर एडवाइजरी बोर्ड में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये तमाम जितने सारे वरिष्ठ नेताओं का जो सिलसिला है, जो लोकसभा में छलांग मारना चाहते हैं या फिर फिलहाल जिस सीट से हैं उसी सीट से लड़ना चाहते हैं, मेरा तो मानना है कि उन सबको राज्यसभा का मोड देखना। चलिए आपके पास लौटते हैं दत्ता जी, सीधे यहां पर रुख करना पड़ेगा अनिल सौमित्र जी का। अनिल जी, क्या ये टकराव या ये घमासान इसलिए देखने को मिल रहा है कि पार्टी एक सोच अडॉप्ट करती हुई नजर आ रही है कि अब हमें एक लकीर खींचनी ही होगी? अगर हमें एक नए फेज की पॉलिटिक्स करनी है, एक नए फेज में दाखिल होना है, तो उसके लिए एक लकीर खींचनी ही होगी, और उसमें लकीर के इस तरफ कौन होगा, लकीर के उस तरफ कौन होगा, ये उसको तय करने की प्रक्रिया है जो इस रूप में सामने आ रही है। देखिए अनंत जी, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो पूरी प्रोसेस है, चाहे वो टिकट निर्धारण का हो, चाहे चुनाव क्षेत्र के निर्धारण का हो, या पूरा जो कैंपेन है चुनाव को लेकर, उसको किसी प्रकार का घमासान या संघर्ष या विद्रोह या लड़ाई, ये अनिल जी, मैं सोच की बात कर रहा हूं कि पार्टी एक सोच के ट्रांजिशन से गुजर रही है। मैं यहां पर सोच की बात कर रहा हूं कि अब पार्टी एक सोच के ट्रांजिशन फेज में है कि अब हमें यहां से चीजों को आगे लेके जाना है। उसके लिए रणनीति क्या होगी, उसके लिए नया चेहरा क्या होगा, उसके लिए नई रूपरेखा क्या होगी? क्या पार्टी सोच के उस बिंदु पर खड़ी है? मैं यहां पर वो बात कर रहा हूं। घमासान चलिए हटा भी दीजिए आप, मैं सोच के बिंदु की बात कर रहा हूं। जी, निश्चित तौर पर पार्टी ने बहुत सोच विचार करके श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। शुरू में भी राजनीतिक तौर पर बहुत सारे उनके दूसरे दल के लोगों ने, पार्टी के अंदर भी कई प्रकार की विरोधाभासी बातें आई, लेकिन आज के डेट आप देखिए, आज के दिन देखिए आप कि जिन लोगों ने भी विरोध किया था, जिन लोगों ने भी तमाम तरह की बातें की थी, आज सब वो उनके साथ आ रहे हैं। और एक समय था जब ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी के कारण ये जो एनडीए है उसका विघटन होगा, वो छोटा पड़ जाएगा, वो टूटेगा, लेकिन आज विपरीत स्थिति है कि नरेंद्र मोदी के कारण एनडीए का विस्तार हो रहा है। कई सारे दल खुद होके आगे बढ़ के और जुड़ने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं। एक ये बदलाव है। दूसरा ये बदलाव है कि भाई पीढ़ीगत बदलाव, जैसे कई बुजुर्ग नेता हैं उन्होंने खुद होके कहा है, मध्य प्रदेश में आप भोपाल के जो सांसद हैं उन्होंने खुद होके कहा कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप पार्टी के लोगों को उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में रहूंगा, राजनीति करूंगा, लेकिन जो चुनावी राजनीति है उससे मैं अपने को विड्रॉ करता हूं, मैं वो नहीं लड़ूंगा। क्या पार्टी ये चाहती है कि रिटायरमेंट दे दिया जाए कुछ नेताओं को? अहम बात कह रहे हैं अनिल जी आप यहां पर, क्या पार्टी ये चाहती है कि कुछ नेताओं को रिटायरमेंट दे दिया जाए? क्या ये मांग है? या फिर ये कि कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? जी
देखिए, ये तो पार्टी का मसला है, पार्टी क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है वो उनके नेता, जो ऊपर के बड़े नेता है, शीर्ष नेता है, वो लोग तय करते हैं, जो उनकी समिति है वो तय करती है। लेकिन आप बड़प्पन देखिए, एक जो अच्छी बात है, एक अच्छा जो चलन शुरू हुआ है कि अगर उम्र का वास्ता है या स्वास्थ्य का वास्ता है तो उसका वास्ता देकर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी उम्र हो गई है, मुझे मेरा स्वास्थ्य जो है ये अनुमति या स्वीकृति नहीं देता है कि मैं इस तरह की पॉलिटिक्स में या जो सक्रिय राजनीति है, बड़ी महत्वपूर्ण बात अनिल जी ने कही, उसमें मैं आपसे जानना, जैसे कहा कि कुछ अभी बीजेपी की तरफ नए लोग जुड़ने की, अलायंस नए जुड़ने लगे हैं। रामविलास पासवान एक बार बीजेपी से विरोध करके चले गए थे, जब जिस समय वो यूपीए के साथ होते हैं जो दल या कांग्रेस के साथ होते हैं, उस समय वो स्वच्छ छवि के धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं, और अगर बीजेपी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ते हैं तो उनकी स्थिति वहाँ पे वह संदेह में क्यों आ जाती है? नवीन जी, मैं समझता हूँ कि ये जो धर्मनिरपेक्षता है और सो कॉल्ड सेकुलर कम्युनल पॉलिटिक्स, इसकी रीडिफिनेशन होना बहुत आवश्यक है हमारे देश में, और इसको रीडिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। कल को जितने सारे दल जो सो कॉल्ड सेकुलर अलायंस में रहते हैं तो धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं और मिनटों में फिर कल्टी मार के कम्युनल अलायंस के साथ आ जाते हैं, तो फिर ठप्पा लग जाता है, फिर उसके बाद सेकुलर अलायंस फिर उदार हो जाते हैं उनको लेने के लिए। तो ये जो डिबेट है सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म का, इस पे पुनः विचार होना बहुत आवश्यक है। भारत के हित में सोचना चाहिए चीज़ों को लेके, और आधुनिक भारत में आज के डेट में खास करके यंग जनरेशन, कौन कम्युनल है कौन सेकुलर है इससे कोई मतलब नहीं है किसी को। आज के डेट में अगर मतलब है तो बेरोजगारी मतलब है, महंगाई मतलब है, भ्रष्टाचार मतलब है, अंदरूनी सुरक्षा मतलब है। ये तमाम चीजें हैं जो बुनियादी चीजें हैं जिस पे डिलीवरी लेवल आज तक नहीं हो पाया, नेता लोग या फिर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं दे पाए हैं, वो सब मुख्य मतलब है। ये पुराने जनरेशन का एक पुनरा ख्यालात है, दैट इज मोर ऑफ ए कॉलोनियल लेगेसी, और उस चीज से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। दत्ता जी लौटेंगे आपके पास, सीधे हम रुक करते हैं जयवीर शेरगिल जी का। शेरगिल साहब, आपने बात सुनी है कि यहाँ पर बात जो डिबेट में चर्चा का मुद्दा आ रहा है फिलहाल इस चुनाव में खास तौर से जो देखने को मिल रहा है, क्या ये घमासान या फिर ये दल बदल या फिर ये बगावत, एक ये कहा जाए कि पार्टियों के अंदर ही एक ओल्ड वर्सेस न्यू, यानी कि फ्रेश फेसेस, युवा फेसेस, जैसे कि आपकी पार्टी में भी राहुल गांधी युवाओं को तरजीह देते हुए नजर आते हैं, जो आपके कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है उसमें 35% युवाओं को उन्होंने तरजीह दी है। क्या कांग्रेस भी सोच के उस मोड़ पर अब खड़ी हुई है कि अब युवा फेसेस को आगे किया जाए, एक नए दौर की पॉलिटिक्स शुरू हो रही है, युवा इस देश के अंदर ज्यादा हैं, लिहाजा उनके लिहाज से चीजों को सोचा जाए, और ये चीज कहीं ना कहीं जो एक पार्टी का लंबे समय से झंडा उठाते रहे नेता हैं, उनको ये चीज उनके खांचे में कहीं ना कहीं फिट नहीं हो पा रही है। या फिर ये कि एक नरेंद्र मोदी की या फिर जो लहर है उसको देख करके बाकी जो छोटे मोटे दल हैं या क्षेत्रीय पार्टी हैं वो भाजपा के साथ जुड़ने लगी है, एनडीए का कुनबा बढ़ने लगा है। आनंद जी, नवीन जी, दोनों बातें कहूंगा कि जो ये रीजनल पार्टीज और बीजेपी का प्री पोल अलायंस हो है, सबसे पहले उस पे मैं नहीं मानता कि रीजनल पार्टीज का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, ये उल्टा है, बीजेपी का रुख ज्यादा है, क्योंकि एक सेंस ऑफ डेस्परेशन है और हमें मानना होगा बीजेपी की पैन प्रेजेंस है ही नहीं इंडिया में, उनको ये प्री पोल अलायंस एक नेसेसिटी है। अगर आपको याद होगा 2009 में कांग्रेस 440 सीटों पर लड़ी थी और उनमें से 350 कुछ ऐसी सीटें थी जहां नंबर 1 और 2 पोजीशन पे थी। बीजेपी 433 सीट पे लड़ी, सिर्फ 226 पे 1 और 2 पोजीशन थी। आज 300 ऐसी लोकसभा सीट्स हैं जहां ये वर्चुअली एब्सेंट है। तो इनके लिए प्री पोल अलायंस एक नेसेसिटी है, पर वो नेसेसिटी को पूरा करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी भूल रहे हैं। उसका एग्जाम्पल है रामविलास पासवान के साथ इनकी अलायंस, और जिसपे सुषमा जी ने अपनी नाराजगी जताई। दूसरा, जब आपने युवा की बात की, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिलीव करती है कि आने वाले टाइम में यूथ को प्रमोट करना चाहिए, पर हमें एक सेंस ऑफ बैलेंस भी है। जैसे आपने देखा होगा 194 की लिस्ट में 27 वो ठीक, लेकिन जयवीर जी इस बार तो भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो पिछली बार से भी इन्होंने कम कर दिया। आप देखिए मोदी जी के आने के बाद ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली और सोशली श्रिंक हो गए हैं। 2009 में 433 पे लड़े थे, क्योंकि ये जानते हैं कि अपने बलबूते पे ये कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते। आंध्र प्रदेश में 41 सीट्स हैं, पिछली बार इनका 0 था।
वेस्ट बंगाल 42 0, ओडिशा 21 0, नॉर्थ ईस्टर्न सीट्स में 11 स्टेट्स है, असम को छोड़ के 11 लोकसभा। शेरगिल साहब उपचुनाव के नतीजे मत भूलिए, हालिया घटना वो है और 2012 में जो उपचुनाव हुए थे, जिस आंध्र प्रदेश से आप ताल ठोककर छाती ठोककर 33 सीट लेकर आए थे, वहां पर उपचुनाव में बुरी गत हुई थी कांग्रेस की। इस बात को आप नकार नहीं सकते। और रेड्डी फैक्टर भी काम करने वाला है इस बार। देखिए आनंद जी, मैं किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स से भाग नहीं रहा हूं। बिल्कुल जो 2012 के रिजल्ट थे या अभी भी चुनाव हुए, हमने उससे कुछ सीखा ही है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जो प्री पोल अलायंसेस की ईगरनेस है, ये बीजेपी में ज्यादा है, इनकी नेसेसिटी है, ये जो इनका भ्रम है 272 प्लस का, शेरगिल साहब अनिल जी से सीधे अनिल जी के पास चलना चाहिए। और अनिल, सुमित्रा जी आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है जिस प्रकार से अभी शेरगिल जी ने कहा कि बीजेपी सिमट रही है और नरेंद्र मोदी के आने के बाद जहां की उनको अधिक चुनाव लड़ना चाहिए था इंडिपेंडेंटली बीजेपी को, उससे कम होती जा रही है? देखिए, गठबंधन को पार्टी ने नीतिगत तौर पर स्वीकार किया है और ये कहा, आप एनडीए के समय देखिए कितनी पार्टियां थी, तो मजाक में कहा करते थे कि ऐसा कुनबा कैसे अटल बिहारी वाजपेयी चलाते हैं, ये मजाक में कहा जाता था। तो पार्टियों को जोड़ना, उनको साथ लेना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और नीतिगत आधार पर उन्होंने गठबंधन किया है। और ये कांग्रेस के लोग सही कह रहे हैं कि कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है या शौकिया तौर पर उन्होंने लालू यादव जैसे नेताओं के साथ, राजद जैसे पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। रामविलास पासवान जी से पहले कोशिश कर रहे थे, उन्होंने नकार दिया उन्होंने। तो आप दक्षिण के क्षेत्र देखें, चाहे पूर्वोत्तर के क्षेत्र देखें या उत्तर भारत की स्थिति देखें, सब जगह भाजपा ने नीतिगत तौर पर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन की नीति बनाई है और वो अपना विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि उनको बात मालूम है कि एक गठबंधन का दौर है और प्री अलायंस इसलिए है कि मुद्दों के आधार पर गठबंधन होगा, अवसर के आधार पर नहीं होगा। अनिल जी, लौटते हैं आपके पास। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं अरुण जी की यहाँ पर एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। जिस मसले पर हमने बीजेपी में घमासान की हमने बात की थी, क्या पार्टी एक ट्रांजिशनल फेज में आ रही है और उसकी जो कसमसाहट है या फिर उसका जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इस रूप में सामने आ रहे हैं कि पार्टी में जो खास करके वरिष्ठ नेता हैं उनको लेकर एक खींचतान की स्थिति बनी है, उनकी सीटों को लेकर, या फिर तमाम तरह के विचार यहां पर आ रहे हैं। जेडीयू से ये सवाल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसी ही स्थिति जॉर्ज फर्नांडिस साहब को लेकर भी हुई थी। तब पार्टी में भी एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन कह लीजिए, कन्फ्लिक्ट कह लीजिए, या फिर एक कशमकश कह लीजिए। अरुण कुमार जी, इन चीजों को किस नजरिए से देखते हैं जो पार्टी में इस रूप में अगर चीजें सामने आती हैं, खासकर वरिष्ठ नेताओं के संदर्भ में, कि एक ट्रांजिशनल फेज होता है, हर पार्टी की लाइफ में आता है और इससे पार्टी को जूझना ही है। देखिए, ये सही है कि हर पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की बहुत महत्व होता है जी। जहां तक आपने उदाहरण दिया जॉर्ज फर्नांडिस का, जी, जॉर्ज साहब हमारे पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता थे, जी, हैं भी, अभी बीमार हैं, और जिसमें उनको टिकट नहीं दिया गया उसमें उनके हालात ऐसे थे कि वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते थे। और जब हमने बाद में उनको राज्यसभा में टिकट दिया तो राज्यसभा में वो शपथ नहीं ले पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, शिवानंद तिवारी ने उनकी जगह पे पढ़ा था। अब ऐसे व्यक्ति लोकसभा चुनाव कैसे लड़ते? तो इस देश की ये भी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि कोई भी नेता, चाहे वो कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जा रहा हो, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है। तो इन नेताओं को भी चाहिए कि आने वाले नए जनरेशन के लिए छोड़ें। तो सियासी रण की बिसात बिक चुकी है, लेकिन इस महाभारत में नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। दल बदल की राजनीति से कांग्रेस भी परेशान है, बीजेपी भी। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस का कुनबा जहां कम हो रहा है, वहीं बीजेपी के कुनबे में इजाफा हो रहा है। ये हालात सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के ही नहीं है, बागी नेताओं से दूसरे दल भी परेशान है। बिछ गई चुनावी बिसात, सियासी महाभारत में पाला बदलते नेता, टिकट बंटवारे पर हाय तौबा करते सियासतदान। बदलते मौसम की तरह सियासत का मिजाज बदल रहा है। सियासत के चढ़ते पारे के साथ पाला बदलने का चलन बढ़ गया है। कभी समाजवादी पार्टी के नेता रहे अमर सिंह और जयाप्रदा ने आरएलडी का दामन थाम लिया है। इस बात की पूरी चर्चा है कि जयाप्रदा बिजनौर और अमर सिंह सीकरी से रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। आज हम इस पार्टी में शामिल हुए हैं और मुझे बहुत ही खुशी की बात है ये, जिस तरह मैं इंडिया से मेरी जो राजनीति का जो रास्ता खुल गया, मैं अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित करते हुए
जिस पार्टी में मैं आई हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब हम लोग शीर्ष स्थान पर थे, उस समय भी जब बहस होती थी तो चौधरी साहब हंस के कहते थे कि अमर सिंह जी, एक दिन आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य बिना विभाजन के इसका विकास हो ही नहीं सकता। पूरब में मैं अकेला पड़ गया था, सारी मेहनत मेरी बेकार पड़ गई थी। आज पूरब में अगर चौधरी साहब का सानिध्य और आशीर्वाद और संरक्षण मुझे मिला तो हम पूरब में कारगर हो सकते हैं। दूसरी तरफ 2 दिन पहले आरजेडी छोड़ने वाले रामकृपाल यादव के भी बीजेपी में शामिल होने की तैयारियां चल रही हैं। यानी मंगलवार को रामकृपाल यादव के औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान हो सकता है। रामकृपाल ने पार्टी पुत्र से उम्मीदवारी न मिलने से खफा होकर आरजेडी से किनारा किया था। रामकृपाल यादव के बाद गुलाम गौस ने भी रविवार को आरजेडी छोड़ दी। गुलाम गौस जेडीयू में शामिल हो गए हैं। दल बदल के चलन में कांग्रेस को भी कई बड़े झटके लगे हैं। 3 दिन पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। जगदम्बिका पाल के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। जगदम्बिका पाल के बाद कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी झटका लगा है। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता भगीरथ प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी का जमीनी स्तर पर असर नहीं है, संवादहीनता भी है, तो इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं आता है। जो योग्य उम्मीदवार हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनसे संपर्क न होने से उनमें एक निराशा का भाव है, ये भी एक कारण है। कांग्रेस के अलावा बीजेपी में भी दल बदल की राजनीति का सिलसिला चल रहा है। पहले करुणा शुक्ला बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्वस्थ होने के बाद एक ग्रुप विशेष ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा कर लिया है, वो सहना मेरे जैसी कार्यकर्ता के लिए बहुत कठिन था और दुष्कर भी था। वहीं रविवार को उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सांसद रहे बीजेपी के नेता बच्ची सिंह रावत ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। ये 23 फरवरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी दिल्ली में, तब अपना उत्तराखंड की सीटें तय नहीं हो पाई और अभी फिर 8 तारीख को तय होनी थी, तब भी तय नहीं हो पाई, अब 13 तारीख को होनी है। लेकिन मुझे पता लगा कि यहाँ तो हमारा नाम भेजा ही नहीं गया। मिलने बिछड़ने के इस सिलसिले में बीजेपी को नए सहयोगी भी मिल रहे हैं। बिहार में रामविलास पासवान एनडीए में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी चुनाव में जीत के बाद मोदी को समर्थन करने का वादा किया है। इसके अलावा कर्नाटक में येदियुरप्पा की पार्टी में वापसी हो गई है। केशुभाई पटेल भी बीजेपी में लौट आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो सिलसिला जारी है पाला बदलने का, चाहे नेता व्यक्तिगत तौर पर पाला बदलें या फिर गठबंधन के रूप में पाला बदलने की ये सियासत सामने आए। तमाम पहलू हैं इस चर्चा के। ये चुनाव जी आनंद, जिस प्रकार से चुनाव से पहले नेता पाला बदल रहे हैं जी, चुनाव के बाद जो रीजनल पार्टियां उनके बड़े स्तर पे पाला बदलने की संभावना रहने वाली है। जैसे कि बात हुई अरुण जी, कहा गया नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। मुलायम सिंह यादव, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि नेताजी के अलावा दूसरा कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो ही नहीं सकता। ये तो तब है जबकि भी तीसरे मोर्चे का प्रारूप पूरी तरह से सामने नहीं आया है। इसी तरह से जयललिता पहले अलग हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है, जो जिस यूनिटी या जिस ख्वाब को लेकर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था, वो ख्वाब उनका पूरा हो पाएगा? मैं अभी आपकी इस बात के जवाब देने के पहले एक बताना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि इंडिया का कुनबा बढ़ रहा है। मुझे कहीं बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, सिवाय कहने के लिए एक रामविलास पासवान जी उनके साथ गए हैं। मैं पक्के उस पर कह सकता हूं कि रामविलास जी कोई खुशी से नहीं गए। कांग्रेस की हेकड़ी और लालू यादव की जो आदतें हैं, किसी से तमीज से नहीं बात करना, या उनकी पार्टी के लोगों द्वारा इससे तो जेडीयू में क्यों नहीं है, वो आपके पास क्यों नहीं है? इससे परेशान होकर के वो बीजेपी में गए हैं। तीसरा मोर्चा अब हमारे यहाँ क्यों नहीं आया? आपके या तीसरे मोर्चे में? नहीं, सुन तो लीजिए। लेकिन अब उनको भी पुत्र मोह हो गया है, अब वो अपने बस में नहीं है। और हर बड़ा नेता अगर उसका बेटा इस लायक हो गया हो तो अपने बस में नहीं है, अब वो पुत्रों के मोह में है। तो उनका बेटा समझता था कि शायद बीजेपी के साथ रहना ज्यादा अच्छा हो। यानी आपके साथ भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आया। अच्छा, लेकिन अब तीसरे मोर्चे की बात करें जिसमें सभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। जहां तक तीसरे मोर्चे की बात है, आप जो बार बार कह रहे हैं नीतीश जी ने बनाया, नीतीश जी ने नहीं बनाया। नंबर 1, सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर उसमें अगुवाई लेफ्ट फ्रंट ने किया था। इन लोगों ने मिल करके तय किया कि मतलब हम लोग मोदी
को चुनौती देने के लिए आखिर हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए, तभी पब्लिक विश्वास मानेगी। जहां तक प्रधानमंत्री की बनने की बात है, अब मुलायम सिंह अगर अपने वर्कर को कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो उनका वर्कर बड़े उत्साहित होकर के उनको लिए काम करेगा। शायद इस लालच में खाली कि उनकी सीट बची रहे, तो यानी कि भ्रम की स्थिति में वर्कर से काम कराना चाहते हैं। सही भी है। और दूसरी चीज, मान लियो सोच भी रहे हो मन में, तो इसमें हर्ज क्या है? इतने साल का राजनीतिक जीवन है, वो अपने मन में सोचे। कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए, नीतीश कुमार नहीं कह रहे हैं, मुलायम सिंह कह रहे हैं, उन्होंने कहा भी, नीतीश जी ने कहा, नीतीश ने बताया, एग्जांपल देके कहा कि मुझे संसद का भी अनुभव है, मुझे राज्य का भी अनुभव है। मैं बता रहा हूं आपको जी। पहले मुलायम सिंह जी की बात है कि वरिष्ठ नेता है और शायद उनके मन में हो बनने का, क्या हर्ज है? और जहां तक नीतीश जी की बात है, नीतीश जी ने यह कहा है, उनकी भाषा समझिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, कि जो लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन के घूम रहे हैं और अपने को बहुत काबिल दिखा रहे हैं, मैं उन दोनों लोगों से खुद को अपना काबिल मानता हूं, इसलिए कि मुझे दिल्ली में भी 10 साल राज करने का मौका मिला है, शासन करने का मौका मिला है, रेल मंत्री रहा हूं। एनडीए के साथ, एनडीए के साथ डॉक्टर दत्ता, यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण, अरुण जी आप ही की बात को मैं बता रहा हूँ, नीतीश जी के बारे में जब पूछते हैं तो बॉडी लैंग्वेज की बात होती है, उनके व्यक्तित्व की बात नहीं होती है। जब हम जिसकी दूसरे दल के बारे में बात करते हैं, उनके शब्दों की बात होती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो तीसरा मोर्चा बन रहा है, और ये जो तीसरा मोर्चा अपने अपने राज्यों में जब सीटें लेकर के आएगा अलायंस करने के बाद में जिसकी भी खिचड़ी बनती हुई तैयार दिखेगी, उस थाली में जाकर के नहीं बैठ जाएगा? यही हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि बरसात के पहले बूंद की तरह होता है और बरसात के अंतिम बूंद की तरह बिखर भी जाते हैं तीसरे मोर्चे के लोग। तीसरे मोर्चे में इतने सारे पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं कि उसी चीज़ को लेके घमासान होगा और उसी चीज़ के चलते बिखर भी जाएंगे। अब तीसरे मोर्चा की तो मतलब सही तरह से रूपरेखा तैयार भी नहीं हुआ है, एक और चौथा मोर्चा भी आ रहा है आपके तृणमूल कांग्रेस, और सुनने को मिल रहा है कि जयललिता जी वार्तालाप कर रही है ममता बनर्जी के साथ भी, और लगातार वार्तालाप चल रहा है। हाँ, तो चौथा मोर्चा भी आ रहा है, शायद उसके बाद पांचवा मोर्चा भी आएगा। तो ये जितने सारे हैं सब अपने अपने क्षेत्र को बचाने के चक्कर में हैं, और रीजनल प्लेयर्स अपने अपने क्षेत्र में अपना जनाधार बचाने के चक्कर में हैं। और असली खेल जो होगा वो 16 मई के बाद होगा, जब सरकार बनेगी। अनंत, यहाँ पे ना जयवीर सिंह से रिएक्शन लेना चाहिए इस बात को लेकर के कि जिस प्रकार से जो ये घटनाक्रम लगातार हर पल बदलता जा रहा है जी, और राजनीति जो है अपने नए नए रंग दिखा रही है जी। ऐसे में हर कोई कहता है तीसरा मोर्चा, जैसे कि अभी अरुण जी ने कहा कि वो मोदी को रोकना चाहते हैं, इसलिए तीसरा मोर्चा बन रहा है। कांग्रेस मोदी को रोकना चाहती है, इसलिए वो लड़ रही है। बाकी जो और दल है, आम आदमी पार्टी है, सब वो भी अपनी जीत के लड़ अपनी सबके सब मोदी को रोकना चाहते हैं, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर कोई अपनी नीति पर भी लड़ रहा है? शेरगिल साहब, नहीं, इसका जवाब मैं ही आपको मैं एक बार शेरगिल जी से जवाब ले लूं, बड़ा महत्वपूर्ण जवाब होगा उनका। नवीन जी, आनंद जी, जैसा दत्ता जी ने कहा, इस तीसरे मोर्चे के अंदर कई मोर्चे हैं, चौथा, पांचवा और छठवां। इसका मैं सिर्फ एक ही कारण मानता हूं, इनकी जो पर्सनल एम्बिशंस हैं, जो भी ये रीजनल लीडर्स हैं, अब वो एक प्राइम पे पहुंच गई हैं। ये इन्होंने हर बार, कभी ये कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं, कभी भारतीय जनता साहब आपको रोक रहा हूं बीच में, लेकिन आपने तीसरे मोर्चे को लेकर जिस तरीके से बात शुरू की है, तो मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में लेके जाऊंगा। मैं संयुक्त मोर्चा से लेकर देवेगौड़ा, गुजराल साहब, सबका जिक्र यहां पर करना चाहूंगा कि कैसे आप इस तीसरे मोर्चे की बात जब आती है, तीसरी शक्ति की बात आती है, तो कैसे कांग्रेस इनके सपोर्ट में रही है, अपनी मर्जी से सपोर्ट दिया और फिर वक्त के हिसाब से सपोर्ट ले भी लिया। तो कांग्रेस एक बड़ी प्लेयर है इस तीसरे मोर्चे की, और वो यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी सरकार में ना बने। तीसरे मोर्चे की सियासत में कांग्रेस एक बड़ी प्लेयर है। और एक चीज जयवीर जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा बिफोर यू रिप्लाई। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, और सुनने के लिए भी बहुत इच्छुक हूं, कि अगर कांग्रेस पार्टी बहुमत कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलती है और चुनाव का नतीजा इस तरह का होता है कि कांग्रेस सरकार बनाने के सक्षम नहीं होती है, तो क्या कांग्रेस फिर ये ट्रायल एंड एरर मेथड दोबारा प्रयोग करेगी,
2.5 साल 3 साल के लिए एक तीसरा मोर्चा को खड़ा कर देगी, एक अनस्टेबल गवर्नमेंट बना देगी और फिर अपने मतलब कि अपॉर्चुनिटी के हिसाब से 2.5 साल 3 साल बाद फिर मध्यवर्ती चुनाव करवा देगी। कांग्रेस का रोल क्या रहेगा 16 मई के बाद अगर कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना सकती है? दत्ता जी, सबसे पहले तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाएगी। नंबर दूसरा, जब हमने तीसरे मोर्चे को सपोर्ट दिया है, मैं इस बात को मानता हूं वो हमेशा ही एक फील्ड एक्सपेरिमेंट रहा है, इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस की सपोर्ट किस तरह और कब और कैसे ली गई, बट उनकी जो इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं आपस में, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, वो तीसरे मोर्चे का एक सबसे बड़ा बैकड्रॉप। अब इसी आज की स्थिति देख लीजिए, डीएमके का एडीएमके से, तृणमूल का लेफ्ट से, आरजेडी का रामविलास पासवान से, विद इन द थर्ड फ्रंट इतनी ही इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है, उसका चंद्रशेखर जी की सरकार क्यों गिरी थी? मैं याद दिलाना चाहूंगा, चंद्रशेखर जी की सरकार क्यों गिरी थी? 2 पुलिस कांस्टेबल आसपास देख लिए गए और सरकार गिर गई थी। देखिए आनंद जी, देखिए अगर आप जासूसी का इशारा था उस समय कि जासूसी करवाई जा रही राजीव गांधी की। पॉलिटिकल पार्टी जब हमने पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट दी है वो कुछ मुद्दों पे दी है, अनकंडीशनल सपोर्ट कभी नहीं हुई है। और जब हमें लगा कि ये हित में नहीं, हमने विपक्ष का रूप धारण किया। आम आदमी पार्टी का देख लीजिए, जब जन लोकपाल की बात है हमने विपक्ष का रोल निभाया है। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी, हाँ अगर कोई सिचुएशन बनती है, वो आज हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं उस पर कह नहीं सकता कि कांग्रेस का क्या निर्णय होगा, वो बात की बात है। पर हमारा फैसला सिर्फ बीजेपी को गिराना नहीं है, ये बीजेपी का एजेंडा है कि सिर्फ कांग्रेस की निंदा करो और वोटें बटोरो। हमारी अपनी योजनाएं और नीतियां बहुत है, बीजेपी को रोकना हमारा लक्ष्य नहीं है। बिल्कुल ठीक। क्या इस पे अनंत अपन अनिल सुमित्रा जी का रिएक्शन ले ले, लेकिन उससे पहले अरुण जी से एक बात जान लें कि क्या सभी के सभी दल भाजपा को रोकने के लिए, मोदी को रोकने के लिए कोशिश में लगे? देखिए, चूंकि कांग्रेस हाशिए पे आ गई है और ये कल्पना करना कि कांग्रेस 80 से 100 के बीच में भी आएगी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार और महंगाई को बिल्कुल नज़रअंदाज किया, इस कारण देश की जनता जो है अब कांग्रेस से तो निवृत्त होना चाहती है, कम से कम इस चुनाव में। और एक विकल्प के तौर पर एक ऐसा व्यक्ति सामने आया है जिसके ऊपर दाग है कि उसने अपने धर्म का निर्वहन नहीं किया है, राजधर्म का उसने निर्वहन नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं को एक किनारे करके मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, इनके जरिए पार्टी के ऊपर ऐसा वर्चस्व उन्होंने बनाया कि सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हाशिए पे चले गए। तो इसीलिए आप उसको आज तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में कम से कम हम लोग समझते थे कि वो एक ऐसी पार्टी है जहां समूह निर्णय लेता है। जरूर पीछे से आरएसएस कुछ करती रहती थी, लेकिन दिखता कम था। अब तो सामने एकदम दिखाई दे रहा है कि आरएसएस जो कह रही है वही भारतीय जनता पार्टी कर रही। जब भी मतभेद कुछ हो रहा है उसमें पार्टी नहीं कुछ कर रही है, तकलीफ आरएसएस कर रही है। तकलीफ बीजेपी के नेताओं को लेकर थी, इसलिए हट गया। तकलीफ उन बीजेपी के और आरएसएस के लोग जब कोई निर्णय लेंगे और मोदी उनका व्यक्ति अगर होगा, और जिस व्यक्ति को पूरे देश के लोगों को लेकर चलने का और लोगों को लेकर चलने का कुछ नहीं, अपने ही पार्टी के लोगों को किनारे कर देने का अगर उसकी मंशा है प्रधानमंत्री बनने के लिए, एक बार और समझिए, आज तक इतना व्याकुल कोई भी व्यक्ति देश में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हुआ है। ये पहली बात जो है, एक व्याकुल व्यक्ति एक चीज किसी भी कीमत पर बनना चाहता है। एक चीज मुझे, मैं बहुत उतावला हो रहा हूं एक चीज बोलने के लिए। जनता दल यूनाइटेड को 18 साल लग गया था ये पता लगाने के लिए कि नागपुर से फरमान जारी होता है भाजपा में। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में सरकार में भी रहे, मंत्री भी रहे, गांधारी जैसा चश्मा पहन के बैठे रहे, पता नहीं चला कि आरएसएस से फरमान जारी होता है। असली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होंगे, और उसी के चलते अलायंस टूटा था जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो सोचते हैं कि कुछ भी बोल देंगे और जनता उसको अमृत वाणी के हिसाब से ले लेंगे। नीतीश कुमार चाहते थे कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट का घोषणा उनके नाम पे हो,
और यहाँ भाजपा का निर्णय और कुछ था नरेंद्र मोदी को लेके, और इसी पे घमासान हुई थी और इसीलिए अलायंस टूटा था। इस पे अरुण जी आपसे इस पे जरूर प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले चलते हैं अनिल जी के पास, अनिल सुमित्रा जी के पास। क्या आपको लगता है कि सभी दल इस समय इसलिए कुछ दल एकजुट, रीजनल पार्टी एकजुट इसलिए हो रही हैं कि उनको मोदी को रोकना है, कांग्रेस इसलिए लड़ रही है कि मोदी को रोकना है, क्या सबका ध्येय एक ही है, मोदी को लड़ना है, मोदी को रोकना है, या फिर आप समझते हैं सरकार के लिए भी? नवीन, एक सवाल मैं भी ऐड करना चाहूंगा, वो ये, क्या मोदी बीजेपी के अंदर भी लड़ रहे हैं अपने लोगों से? ये भी बड़ा सवाल है। हाँ, लड़ाई दो जगह है। लड़ाई बाहर भी है, लड़ाई अंदर भी है। आउटसाइड ऑपोजिशन, इंटरनल ऑपोजिशन, दोनों चीज। एक तो जो भी ये हो गया है कि विपक्ष की जो नेत्री है शायद सरकार के स्थगित होने के बाद अंदर में ऑपोजिशन की रोल अदा कर रही है। जी अनिल जी बताइए। दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दे देता हूं। मोदी जी किसी से लड़ नहीं रहे, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं पार्टी में और देश में। इसका एक जो मनुष्य की जो स्वाभाविक एक ईर्ष्या की जो एक भावना होती है कि प्रतिस्पर्धा में हम कहीं पीछे रह जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उसकी झलक कहीं कहीं दिखती होगी और मीडिया में ज़्यादा दिख रही है। उसके अलावा और कोई बात नहीं है। जो जहाँ तक पहले सवाल है जिसमें आपने कहा कि जो लोकल या क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो क्या उनका एक ही एजेंडा है कि वो मोदी को रोकना है, कि इसमें मेरा एक ये कहना है कि कांग्रेस का एजेंडा अलग है। कांग्रेस ने हमेशा ये फूट डालो और राज करो, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो है अंग्रेजों से हुई है, और अंग्रेजों की भी यही नीति थी कि यहाँ के जो ताकतें हैं, राजनीतिक ताकतें, उनके भीतर फूट डालो और अपना वर्चस्व स्थापित करो और अपना शासन स्थापित करो। कांग्रेस ने एक नीति बखूबी अंग्रेजों से सीखी और उसको वो लगातार इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और जहां जैसा मौका लगता है वो जिस पार्टी के साथ, जिस नेता के साथ गठबंधन करना है, साथ में लेना, वो ऐसा करते हैं। जहां तक रीजनल पार्टियों की बात है, वो भाजपा की बढ़त देखते हुए और उनको ये लग रहा है कि उनके लिए एक अपना एजेंडा जो है वो बीजेपी का एजेंडा और उनका एजेंडा कहीं सिमिलर लग रहा है, एक साथ लग रहा है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ गठबंधन की जाए। और बाकी जो फ्रंट जितने बन रहे हैं उनकी हालत बनने से पहले बिखर रहा तैयार होने से। अनिल जी, आखिरी 3 मिनट हैं और सभी मेहमानों से हमें एक आखिरी प्रतिक्रिया लेनी है। शुरुआत हम करेंगे एसके दत्ता जी से। दत्ता जी, फिलहाल जो चुनावी साथ है इसमें हम प्री पोल अलायंसेस की बात कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे भी है, पार्टियों के तौर पे भी है, लेकिन क्या लगता है जो सियासी सिचुएशन बनी हुई है उसके हिसाब से कि यहाँ पर महत्वपूर्ण प्री पोल होने जा रहा है या पोस्ट पोल होने जा रहा है? एक और इसके साथ साथ कि प्री पोल पोस्ट पोल के साथ साथ जो विद इन पार्टी जिस प्रकार से जो भगदड़ चल रही है, एक्सोडस है, हाँ, तो वो भी क्या यही कारण है? क्या ये बिल्कुल एक कारण है एक्सोडस जिस हिसाब से हो रहा है, और एक्सोडस क्यों हो रहा है उसका डेफिनेशन जानना जरूरी है। जैसे मैंने शुरू में कहा था राइजिंग सन और सेटिंग सन। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस दोनों चीज ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें कोई दौराई नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सो कॉल लहर के चलते काफी सारे क्षेत्रीय पार्टी हैं जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जैसे एमडीएमके ऑलरेडी शामिल हो चुका है, आसाम गण परिषद कोशिश में, डीएमडी के, फिर आपके पीएम के, फिर आईएनएलडी, तमाम लोग कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से आ जाए। एनडीए में आरपीआई भी आ चुकी है, तो विस्तार कहीं ना कहीं पे हो रहा है। एक्सोडस अगर हो रहा है अलायंस पार्टनर्स का, तो वो यूपीए गठबंधन से हो रहा है एक्सोडस। और दूसरी बात ये है कि पोस्ट पोल सिनारियो में दोनों नेशनल पार्टीज में से किसको ज्यादा सीट मिलती है उस हिसाब से फिर एक और एक्सोडस। अनंत, इसके साथ साथ ये भी जान ले, क्या ज्यादा जिस प्रकार से भाजपा में या एनडीए में अलायंस बढ़ रहा है तो उनको सीटें देनी है, ये भी एक कारण है नेताओं का भगदड़ मचने का? और थर्ड फ्रंट में मैं जानना चाह रहा हूं कि ये प्री पोल सिचुएशन है, समीकरण है, या फिर पोस्ट पोल समीकरण ज्यादा है? देखिए, ये तो है वास्तव में पोस्ट पोल ही जी, लेकिन एक प्री पोल अलायंस दिखाई दे रहा है आपको, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, आपस में सहमति भी बन रही कहीं कहीं कैसे हम लोग चुनाव लड़ेंगे जी। लेकिन मैं आपका दत्ता साहब का जवाब देना चाहता हूं भाई, जो उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हम काला चश्मा लगा लिए थे। उनको शायद पता होना चाहिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल हमारी वजह से नहीं बन पा रही थी,
और इस देश में एक सरकार बननी थी, इतना गैर जिम्मेदार हो भी जाना कि कोई सरकार ही नहीं बन पा रही हो, तो हमने एनडीए में समर्थन दिया अपनी शर्तों पे कि जितने भी विवादास्पद मुद्दे थे उन सबको हमने शर्त लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने उसको माना। लेकिन उस समय आरएसएस ने कुछ नहीं किया। आप उसके बाद भी एनडीए में रहे, बिहार का चुनाव भी आपने मिल करके लड़ा। अब सुन तो लीजिए, गुजरात हुआ तब जब कुर्सी में बैठे हमारा जब त्यागपत्र नहीं दिया, गोधरा हुआ, गोधरा हुआ, तब भी कुर्सी में थे। बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी नवीन, मुझे तुरंत शेरगिल साहब से लेना पड़ेगा रिएक्शन। शेरगिल साहब, फिलहाल कांग्रेस की जो रणनीति है, जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, चुनावी बिसात बिछ रही है, आपसे भी सीधा सवाल हमारा ये है, ये प्रीपोल फोकस है या पोस्टपोल फोकस ज्यादा रहेगा कांग्रेस का? ये सवाल सिर्फ बीजेपी के लिए है। हमने कांग्रेस ने पहले ही अपने चिंतन शिविर जयपुर में कह दिया था, प्रीपोल अलायंसेस मिनिमम रहेंगे। ये बीजेपी है जो नेशनली श्रिंक कर रही है, और पोस्टपोल अलायंसेस मैक्सिमम रहेंगे। नेसेसिटी है, हमें नहीं है। क्या इसको इनहेरेंट माना जाए? सिर्फ उसका भी उसका सिनेरियो अभी नहीं आया है, क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस काफी मेजॉरिटी से जीतेगी। जब आएगा तब निर्णय लिया जाएगा। अनिल जी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है बीजेपी अपना नेशनल आपको क्या लगता है कि लहर इतनी है है कि मोदी अपने दम पर ले आएंगे, या फिर मोदी ने भी आज कहा खुद पूर्णिया में कि गठबंधन की सियासत को नकार नहीं सकते, यानी कि मोदी भी सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं? तैयार नहीं है। गठबंधन की जगह उन्होंने कांग्रेस के लिए मोदी जी ने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया आपको पता है, आपने उल्लेख भी किया था। कांग्रेस के साथ हालत यह है कि उसके साथ कोई जाना नहीं चाहता है, और उसकी अलायंसेस से नहीं कहलाई जाती, सब लोग अपनी बलबूते पे बनती है दूसरे नाव पे भागते हैं, वो हालत हो गई है। और कांग्रेस में खुद भगदड़ की स्थिति है। मध्य प्रदेश में देखिए, जिन नेता को उन्होंने टिकट दिया, वो टिकट को नकार के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर ली। चलिए अनिल जी रोकना पड़ेगा। और एक आखिरी टिप्पणी मैं नवीन जी से देखिए, जिस प्रकार से भगदड़ मच रही है, जिस प्रकार से लगता है कि ये ठीक है, ये प्री पोल अलायंसेस है जी, लेकिन 16 मई के बाद जो सरकार, जिस समय सब दलों की स्थिति वास्तविक स्थिति होगी, आखिरी तो घमासान तब होने वाला है। आखिरी उसी में लगेगा कि कौन किस थाली में जाकर के बैठने वाला है। बिल्कुल, और असली निचोड़ यही है कि घमासान की शुरुआत है, असली घमासान तो होना है 16 मई के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी परिणति है। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।